गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 348 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। आज डेट हो गई है 5 अप्रैल 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। फोकस करेंगे हम इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 348 तक पहुँच सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय थल सेना द्वारा स्वयं को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए नमस्ते ऑपरेशन नमस्ते अभियान चलाया गया था। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। बताइए। ये पूछ लेता है, इम्पोर्टेंट होते हैं इस तरह के प्रश्न। ठीक है। खुद को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन नमस्ते, और मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। भारत की पहली शिक्षा नीति का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। बताइए। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और भारत की पहली शिक्षा नीति का सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। सी है इसका आंसर। तो भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, राजीव गांधी के कार्यकाल में, जब वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अब कोई भी चीज़ हमको अपडेट करनी पड़ेगी तो इसके थ्रू होगी, 1986 के थ्रू। यानी जो नई शिक्षा नीति बनी है वो इसके मद्देनज़र रखकर बनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति, ठीक है, की घोषणा की गई। कितने साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी? कर दिया है इसने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, जो आई थी 1986 में। उसी से तो होगा। ठीक है, लास्ट वही थी। पहली थी 1968 में, उसके बाद आई 1986 में। कुछ अपडेशन हुई होगी इसमें। अब इसको अपडेट करके 2020 में 29 जुलाई 2020 को 34 साल के बाद। तो 29 जुलाई इस दिन एक दिवस भी मनाया जाता है। अभी आगे प्रश्न आएगा। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है। और 2020 में जो है ये शिक्षा नीति बनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन। अभी चेयरमैन कौन है इसरो का वर्तमान में? के शिवन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नमामि गंगे योजना का प्रारंभ निम्नलिखित में से कब किया गया था? बताइए। 2014 में किया गया था, तो 15-16 को एलिमिनेट कर दो। लेकिन कब? 10 जुलाई 2014 को। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, और अभी तक माना कि 6 साल 5 साल पुरानी करंट अफेयर्स हो गई, लेकिन एग्जैक्ट डेट के साथ पूछ लेते हैं इनको। तो नमामि गंगा योजना का प्रारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ 1 मई 2016 को किया गया। बताइए कौन सा करेक्ट है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो दोनों करेक्ट है। स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनी
स्थापित करने हेतु 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। ठीक है, दोनों 2016 की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रारंभ निम्नलिखित में से कब किया गया है? इंपॉर्टेंट है योजना, डेट याद रखिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की 10 सितंबर 2020 को। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आरंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 सितंबर 2020 को किया गया। यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है कंट्री इन यूरोप का देश है और इसका नाम है एंडोरा। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, पिरेनीज पर्वत पर अवस्थित है ये। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला नया देश 190वां देश है एंडोरा। एंडोरा एक छोटा स्वतंत्र देश है जो स्पेन, ठीक है, जो फ्रांस और स्पेन के बीच पायरेनीज पर्वत पर स्थित है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा है? UPSC का फेवरेट है, UPPSC का, सीन नदी के किनारे। स्पेन की क्या है कैपिटल? मैड्रिड, पूछ ली जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। शिस्तुरा हिरण्यकेशी निम्नलिखित में से क्या है? हाल ही में चर्चा में रही शिस्तुरा हिरण्यकेशी क्या है? चींटी की प्रजाति नहीं है, तितली की प्रजाति नहीं है, मीठे पानी की एक छोटी मछली की प्रजाति है। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में जो है मीठे पानी की एक छोटी मछली शिस्तुरा हिरण्यकेशी खोजी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम, दो स्टेटमेंट के साथ बताएंगे कौन सा इनमें करेक्ट होगा। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर जो है वो है शिवांगी सिंह। और दूसरे स्टेटमेंट है, भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों कुमुदनी त्यागी तथा रीति सिंह को युद्धपोत पर तैनात किया गया है। ये है राफेल और ये है शिवांगी सिंह, भारत की वो पहली महिला जिन्होंने राफेल उड़ाया है जो एक फाइटर जेट है। ठीक है, ये करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है। कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को युद्धपोत पर तैनात किया गया है। एला नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिपाही निम्नलिखित में से किस देश की पुलिस ने भर्ती किया है? यह है एला AI, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड पुलिस ने एला नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिपाही को पुलिस बल में भर्ती किया है अपने। पिछले 1.5 साल से 1 साल से जो है चर्चा में है ये। एक पुस्तक है संसद में हिमालय, किसने लिखी है ये? संसद में हिमालय किसने लिखी है? एलिमिनेट करें, बताइए किसने लिखी है। चलिए प्रधानमंत्री को भी हटा देते हैं, अब बताइए किसने लिखी है। राहुल गांधी ने भी नहीं लिखी, ये लिखी है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर ए। तो संसद में हिमालय नामक पुस्तक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखी गई है। ये है वो बुक। तो कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि मैं नहीं हूँ मसीहा सोनू सूद की, अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, योर बेस्ट डेज टुडे अनुपम खेर की, और यह है संसद में हिमालय रमेश पोखरियाल निशंक की। इनको याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है जुलाई में। जुलाई में कब? जुलाई में 29 जुलाई को, अगस्त में नहीं, 29 जुलाई को सी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। पर अभी 29 जुलाई 21 की तो आई नहीं है, तो 2020 के से ही होगा जो होगा। तो 29 जुलाई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? विश्व में बाघों के निवास का संरक्षण करना, उनका विस्तार करना तथा उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। और पहली बार साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन 29 जुलाई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, 2010 में 29 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। देखिए इस सम्मेलन में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 29 जुलाई
2010 में जो है वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुना करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। मतलब जितनी उस समय संख्या थी पूरी दुनिया में, उसका डबल करेंगे हम आने वाले 12 सालों में। ठीक है, अभी अगला साल बचा है इसका लक्ष्य का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, 13वां प्रश्न। भारत में पूरी तरह से मलेरिया का उन्मूलन करने का, उसको रेडिकेट करने का जो लक्ष्य रखा है वो किस वर्ष तक रखा है? ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मलेरिया को पूरी तरह से उन्मूलित करना है और एक है टीबी। टीबी को पूरी तरह से उन्मूलित करना है, वो भी सन याद रखना। टीबी को करना है 2025 तक और मलेरिया के 5 साल ज़्यादा कर दिए हैं, मतलब ज़्यादा हैं, 2030 तक करना है इसको। मलेरिया आपको पता होगा प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, मतलब एक मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो भारत ने वर्ष 2030 तक पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। बात करें मलेरिया की तो सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है ये। एक भयंकर जनस्वास्थ्य समस्या है मलेरिया। यह रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। केवल 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सर्वाधिक खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और दूसरा कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अगर जूलॉजी रही होगी तो बचपन में पढ़ा होगा आपने 9th-10th में। ठीक है, तो दो ये हो गए खतरनाक, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। साथ ही इसके अलावा दो कौन कौन से हैं? प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये भी जो है मानव को प्रभावित करते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने वो दो ऊपर के। इन सारे समूहों को मिलाकर बोला जाता है मलेरिया परजीवी। ठीक है, चारों का नाम फिर से सुन लीजिए। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। तोमन निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तोमन किस देश की मुद्रा है? तोमन ईरान की मुद्रा है। 8 मई 2020 को ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदलकर तोमन कर दिया है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्म दिवस पर, ठीक है, अपने देश की एक सड़क का नाम जो है टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? कौन सा वो देश है? कनाडा है क्या? कनाडा नहीं है। अमेरिका है क्या? अमेरिका नहीं है। रूस है क्या? रूस नहीं है। इज़राइल है? इज़राइल। ठीक है, पश्चिमी एशिया कह लो या मिडिल ईस्ट कह लो का वो देश जो भूमध्य सागर तक फैला है या भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, इसको याद रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्म दिवस पर अपनी एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है इजराइल में। तो इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपनी उसकी एक जगह है, एक स्ट्रीट है, तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर इस सड़क को यह नाम दिया है। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। कोई भी टेस्ट अपलोड होता है उसको इग्नोर ना करें, प्रैक्टिस करते रहें। यूपीएससी वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं, बस स्पोर्ट्स वाले जो प्रश्न हैं उनको छोड़ देना, क्योंकि यूपीएससी स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न नहीं करती है।